नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत के संसदीय इतिहास में विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष जो है इतना कमज़ोर, इतना अशक्त और इतना विचार शून्य कभी नहीं रहा। संख्या की दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ। संख्या की दृष्टि से विपक्ष जो है आज़ादी के बाद लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय तक कमज़ोर ही रहा है, संख्या के नज़रिए से देखें। लेकिन विचारवान विपक्ष था, शक्तिशाली विपक्ष था, राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाला विपक्ष था, जो सरकार को संख्या में कम होने पर भी सरकार को मजबूर कर सकता था अपनी बात मनवाने के लिए या सरकार को अपने कदम पीछे खींचने के लिए। आज का विपक्ष जो है वो कुछ करने में सक्षम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस टेम्पलेट पर असल में मोदी ने क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में विपक्ष की राजनीति का जो टेम्पलेट बना हुआ था उसको तोड़ दिया है, उसको अप्रासंगिक बना दिया है, इर्रेलेवेंट बना दिया है। अब विपक्ष के सामने दूसरा कुछ मुद्दा ही नहीं है, दूसरा कुछ तरीका नहीं है उनके सामने कि कैसे आगे बढ़ें, किस तरह की राजनीति हो। मुश्किल ये है कि इसके बारे में कोई सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। वो जैसे आपने देखा होगा, कहते भी हैं कि बंदरिया का बच्चा अगर उसकी मौत हो जाए तब भी वो उसके मरने के बाद भी वो अपने से उसको चिपकाए रखती है। उसी तरह से भारत के राजनीतिक विपक्षी दलों की स्थिति हो गई है। वो जो नेहरूवादी राजनीति थी जिसका खात्मा हो चुका है, जो समाप्त हो चुकी है, उसको अभी तक जो है अपने सीने से चिपकाए हुए। और नेहरूवादी राजनीति का जो 2 मूल सिद्धांत जिनको बना लिया था 47 के बाद से, ख़ास तौर से नेहरू की मौत के बाद से, वो ये एक मुस्लिम तुष्टीकरण। और जब मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहा हूँ तो आम मुसलमान की बात नहीं करता हूँ। मैं जो मुसलमानों का अशरफ वर्ग है, यानी कुलीन वर्ग, एलीट वर्ग, उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो है उसके तुष्टीकरण की राजनीति 1947 के बाद से लगातार चल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू किया, बाकी उसके बाद कांग्रेस की जो भी सरकारें आई, नेता आए, प्रधानमंत्री आए, सब ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और दूसरे मामलों की तरह जो बाकी राजनीतिक दल हैं, गैर भाजपा राजनीतिक दल, उन सब ने कांग्रेस की उन नीतियों को जस का तस अपना लिया। उससे उन्हें एक मदद तो मिली कि कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में वो पछाड़ने में कामयाब हो गए, राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कमज़ोर करने में कामयाब हो गए। उसी के चलते उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस में अगर परिवारवाद, वंशवाद चल सकता है, सफल हो सकता है, उस पर लोगों की मुहर लग सकती है, वोट मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं। और सारे क्षेत्रीय दल जो है वो एक के बाद एक परिवारवादी होते चले गए। सिद्धांत से शुरू किए थे, परिवार पर आकर ठहर गए हैं। तो परिवार पर आकर ठहर गए हैं तो परिवार में अब संयुक्त परिवार का तो ज़माना रहा नहीं, एकल परिवार का ज़माना आ गया है। तो इसलिए परिवार में विभाजन भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी हमने देखा, और भी राज्यों में होने वाला है और आगे भी होता रहेगा। तो परिवार की पार्टियां जब बन गईं तो उसके बाद विचारधारा, सिद्धांत, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। मैंने शुरू में कहा 2 बातें, एक मुस्लिम तुष्टीकरण और दूसरा हिंदू विरोध। ये मानकर ये सब पार्टियां चलती थीं कि हिंदू विरोध से हमारा जनाधार मजबूत होता है, हमारे जनाधार पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो हिंदू विरोध के विरोध में खड़े हो सकते हैं उनकी संख्या कम है और वो कभी खड़े नहीं हो सकते। वो चुपचाप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, वो किसी के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी ने यही काम किया है। उसी सोए हुए हिंदू को उन्होंने जगा दिया है कि हिंदू विरोध की राजनीति को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हिंदू विरोध की राजनीति को वो ख़त्म भले कर दें, उसका असर जो है चुनाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दशकों की आदत है, बल्कि कहें शताब्दियों से एक तरह से आदत पड़ गई बहुत से लोगों की, वो जाएगी कैसे। और ये मामला केवल भारत का होता तो शायद बदलाव आ जाता। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है।
हिंदू विरोध, हिंदू बैशिंग, हिंदू फोबिया, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरा अभियान चल रहा है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग अखबारों को, टीवी चैनल को, जो हिंदू फोबिया को बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदुओं के खिलाफ होते होते वो भारत के खिलाफ जाता है। क्यों जाता है? भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि इस देश की संस्कृति का आधार ही सनातन धर्म है। उसका विरोध करेंगे तो आप भारत का विरोध अपने आप करने लगेंगे। वही विपक्ष के साथ हो रहा है। ये जो एलीट वर्ग था, जो कुलीन वर्ग भारतीय राजनीति का, उसको लगता था कि नेहरूवाद को इस देश की आम जनता ने स्वीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसी पर देश चलना है, इसी रास्ते पर चलना है। तो अब उनको पता चल रहा है कि जो हो रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि नेहरूवाद इसलिए चल रहा था, नेहरूवादी नीतियाँ इसलिए चल रही थी, उनकी स्वीकार्यता इसलिए दिखाई दे रही थी कि उसके मुकाबले, उसके जवाब में कोई दूसरी विचारधारा ताकतवर रूप में और एक विश्वसनीय नेता के साथ सामने नहीं आ रही थी। जैसे ही उनको दिखाई दिया, अपना मूल दिखाई दिया, मूल स्वरूप, लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। आप देखिए जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हो रहा है, एक पार्टी का इतना बड़ा वर्चस्व, एक समय कांग्रेस का था। मैं मानता हूं कि इस तरह का वर्चस्व डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी आपकी इच्छा से या किसी की इच्छा से ये रुकने वाला नहीं है। ये रुकने वाला इसलिए नहीं है कि बीजेपी जिस तरह से प्लान करती है, जिस तरह की राजनीति करती है, वो दीर्घकालिक राजनीति करती है। फौरी फ़ायदे के चक्कर में नहीं पड़ती। फौरी फ़ायदे के चक्कर में वो अपना दीर्घकालिक जो अपनी योजना है उस पर आँच नहीं आने देती। अब आप देखिए राष्ट्रपति चुनाव में ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना, ये मास्टर स्ट्रोक था, जिससे अभी तक उबर नहीं पाया है पूरा विपक्ष। सबको लग रहा है कि गलती हो रही है, हमको भी समर्थन करना चाहिए, लेकिन करें कैसे? जब विरोध में खड़े हो गए तो अब शर्म आ रही है, अब हिचकिचाहट हो रही है कि कैसे जाकर कहें कि हमने गलती की दूसरा उम्मीदवार खड़ा करके। इनसे बेहतर उम्मीदवार तो कोई हमारे पास है ही नहीं। लेकिन अब वो इस परिस्थिति बदल नहीं सकती। बीजेपी क्या कर रही? बीजेपी ने तय किया है कि जब द्रौपदी मुर्मू शपथ ले लेंगी राष्ट्रपति पद की, उसके बाद देश के 1,30,000 गाँवों में, आदिवासी बहुल गाँवों में इसका समारोह मनाया जाएगा, इसका जश्न मनाया जाएगा, इसकी खुशी मनाई जाएगी, इसके संबंध में आयोजन होंगे। अब आप देखिए किस तरह से एक समाज को जोड़ने का काम हो रहा है। एक समाज का आइकन खड़ा किया, पहले उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, राज्यपाल बनाया, अब राष्ट्रपति बना रहे हैं। तो ये अगर आप याद कीजिए आज से 20, 25, 30 साल पहले की राजनीति, जो कांशीराम बोला करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी उसी नीति पर एक तरह से चल रही है। समाज के पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के लोग, उनकी जो संख्या है उसके अनुसार प्रतिनिधित्व देने का वो समय चला गया जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित था समाज के एक खास वर्ग के लिए। और जब वो खास वर्ग की बात कर रहा हूँ तो उसमें केवल जाति का मामला नहीं है, उससे इतर भी। कौन? जो कुलीन वर्ग है, जो एलीट है समाज का, जो अंग्रेज़ी बोलता है, जो जानता है कि डाइनिंग टेबल पर किस छुरी से क्या क्या खाना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। आज भी इस देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए मजाक उड़ाते हैं कि क्या उन्हें मालूम है विदेश जाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर जो अलग अलग किस्म के चाकू रखे हुए होते हैं, छुरी रखी होती है, नाइफ होता है, उसका किसका इस्तेमाल किस लिए होता है। इस देश का जो आम आदमी है वो ये देखकर, ये नाइफ, फोक और जो है स्पून इस्तेमाल करते हुए देखकर वो जुड़ता नहीं है उस नेता से। उसके खिलाफ नहीं हो जाता है, लेकिन जुड़ता नहीं है। लेकिन जब देखता है कि कोई आदमी उसी की तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर हाथ से खा रहा है तो तुरंत उसका जुड़ाव हो जाता है।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, उनके विरोधियों को समझ में बात नहीं आ रही है। इन मुद्दों पर जितना हमला करेंगे मोदी पर, उतना मोदी को मजबूत करेंगे। अब आप देखिए राजनीति जिस तरह से बदल रही है। महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया, आप कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए, तर्क के लिए सिर्फ कल्पना कीजिए कि महुआ मोइत्रा ने ये बयान आज से 10, 12, 15 साल पहले दिया होता तो समर्थन की झड़ी लग गई होती। आज स्थिति क्या हुई है? आज जो है ममता बनर्जी जो उनकी पार्टी की नेता हैं, वो भी समर्थन तो छोड़िए, विरोध कर रही। उनकी पार्टी का तत्काल बयान आया कि इस महुआ मोइत्रा के इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि गलती को सुधारा जा सकता है, मतलब आपने गलती की है उसको सुधारिए। तो टीएमसी में महुआ मोइत्रा का अलग थलग पड़ जाना, आइसोलेट हो जाना, ये बदलती हुई राजनीति का संकेत और संदेश है, जो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है ममता बनर्जी की समझ में आ रहा है। अगर समझ में ना आता तो वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ ना होती। लेकिन मुश्किल ये है कि जो जिस रास्ते पर चल पड़ी हैं, अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेती है तो दूसरा संदेश जाता है, जिस वर्ग को उन्होंने पाला पोसा है, जिसके आधार पर वो सत्ता में है, उसको बुरा लगेगा, इसलिए एक्शन नहीं ले सकती। समर्थन इसलिए नहीं कर सकती कि उनको मालूम है कि इस समर्थन की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए समर्थन नहीं कर सकती। तो ये जो दुविधा है, यही दुविधा राजनीति में पतन का कारण बनती है। आपको कोई भी मुद्दा हो, एक स्पष्ट स्टैंड लेना पड़ता है। तो मोदी ने विपक्ष की राजनीति की जो अवधारणा थी, जिन दो पहियों की गाड़ी पर चल रही थी, उन दोनों पहियों को पंक्चर कर दिया। तो अब न मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल पा रही है, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलना या कहें इलेक्टोरल डिविडेंड मिलना बंद हो चुका है, और हिंदू विरोध की राजनीति भी नहीं चल रही है। उसका पॉलिटिकल डिविडेंड तो छोड़िए, अब उसका नुकसान होना शुरू हो गया है। तो जो हिंदू विरोध की राजनीति करेगा, वो राजनीतिक दल राजनीतिक रूप से उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। ये बात समझ तो रहे हैं बाकी दल, लेकिन मुश्किल ये है कि रास्ता बदलें क्या, बदलें तो जाएं कहाँ, क्योंकि उन्होंने वैचारिक धरातल पर तो कोई काम किया नहीं। कांग्रेस को लगा कि सत्ता में आ गए हैं, लंबे समय से सत्ता में है, ये कभी जाएगी नहीं। गांधी परिवार ने तो मान लिया कि ये हमारी बपौती है, ये हमारा खानदानी जो अधिकार है इस देश पर राज करना। जनता बता रही है कि राज कौन करता है। इस देश में जनता ही जनार्दन है, और डेमोक्रेसी में हमेशा जनता ही जनार्दन होती है। जो बाकी दल हैं, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दल, उन्होंने मंडल आयोग और दूसरे सामाजिक मुद्दों के चलते उन्होंने मान लिया कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विचारधारा की ज़रूरत नहीं है। अब हम जिस रास्ते पर चलना चाहेंगे, अपने प्रदेश को, अपनी पार्टी को उसी रास्ते पर ले जाएंगे, और हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसमें कभी कभी थोड़ा परिवर्तन होता रहेगा, कभी एक बार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, फिर लौट आएंगे। वो सिलसिला रुक रहा है, अब वो नहीं होने जा रहा है। आप देखिए कि मंडल आयोग की सिफारिश के बाद जो नेता, जो पार्टियां उभरी थी, उनकी क्या स्थिति हो रही है। धीरे धीरे वो हाशिए की ओर बढ़ रही हैं। तो विचारधारा और सनातन धर्म से जुड़ाव, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना भारत में अब राजनीति करना मुश्किल होगा। और नरेंद्र मोदी की जो आदत है, वो किसी लाइन को छोटा नहीं करते, वो बड़ी लाइन खींचने में यकीन करते हैं, बड़ी रेखा खींचते हैं। तो उन्होंने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि अब किसी के लिए उससे बड़ी रेखा खींचना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव सा बना दिया है। तो हो क्या रहा है कि सब उनकी खींची हुई रेखा को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में खुद छोटे होते जा रहे हैं। ये है विपक्षी दलों की समस्या। उनके सामने अब अस्तित्व का संकट आ रहा है कि अपने को बचाए रखने के लिए क्या करें, कैसे करें। पुराना रास्ता छोड़ नहीं पा रहे हैं, नया रास्ता पता नहीं है, तो इसलिए जो है कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहते।
आगे की सोचने की फुर्सत नहीं है। जिनको पार्टी चलाना है उनको फुर्सत है विदेश यात्राओं की, उनको फुर्सत है दूसरे कामों की। और दूसरी बात, कोई सड़क पर निकलकर लड़ने को, भिड़ने को, कोई सड़क पर निकलकर पसीना बहाने को तैयार नहीं है। सब चाहते हैं कि एसी कमरे में बैठे बैठे हमको फिर से सत्ता मिल जाए, लोग हमारे साथ आ जाएं। वो राजनीति बदल चुकी है। अगर नहीं समझे हैं तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।